द ग्राफ शोज द बिहेवियर ऑफ ए लेंथ ऑफ ए वायर इन ए रीजन फॉर विच द सब्सटेंस ओबेज हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ है, इलास्टिक रीजन के अंदर है, प्रोपोर्शनल रीजन के अंदर है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं पी और क्यू क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली ये ग्राफ जो है वो पैराबोला है। पैराबोला है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, और ऐसी इक्वेशन होती है एनर्जी में। एनर्जी जो होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, के जो है उस वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो, क्योंकि हर इलास्टिक वायर एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वाई ए बाई एल। तो ये जो ग्राफ है ये आपका एनर्जी और एक्सटेंशन में हो सकता है, क्योंकि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। तो ये तो होनी चाहिए आपकी एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड, और ये होना चाहिए आपका एक्सटेंशन, इलोंगेशन, एक्स। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा आपका? आपका आंसर बनेगा पी जो है वो एक्सटेंशन होगा और क्यू एनर्जी स्टोर्ड होगा, सी पार्ट। एक मेटल ब्लॉक है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और सेम ब्लॉक को अगर हमने वैक्यूम में रखा तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहे हैं और बल्क मॉडुलस आपको दिया है। तो पहले कुछ प्रेशर था और अब कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि वैक्यूम में रखा है। तो जो डेल्टा पी आपका आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे चेंज इन प्रेशर, मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर होगा आपका 0 माइनस इनिशियल प्रेशर होगा 10 की पावर 5। तो जो डेल्टा पी आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो आपसे डेल्टा वी अपॉन वी पूछ रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही पूछ रहे हैं। तो वो हो जाएगा माइनस डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस। सारी वैल्यू डाल देते हैं। माइनस डेल्टा पी जो है वो खुद माइनस 10 की पावर 5 है, अपॉन बल्क मॉडुलस जो है वो आपका 1.25 इंटू 10 की पावर 11 है। तो इसको जो हम 1.25 को आप लिख सकते हो 10/8, 10/8। तो नीचे आएगा 10, ऊपर पहुंचेगा 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 8/10 हो गया। और 10 की पावर कितनी होने वाली है? तो ये -11 है, और ये 5 है, तो ऊपर जाके 10 की पावर -6 हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -7। ये आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। और प्लस आया है तो इसका मतलब वॉल्यूम बड़ा होगा, और वॉल्यूम बढ़ना चाहिए क्योंकि पहले प्रेशर था और फिर बाद में वैक्यूम में रख दिया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर कम हुआ होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बल्क मॉडुलस दिया है और प्रेशर पूछ रहे हैं ताकि डेंसिटी जो है वो 0.1% से चेंज हो जाए। तो डेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन क्या होता है पहले वो बनाते हैं। फाइनल डेंसिटी जो होती है वो होती है इनिशियल डेंसिटी इंटू 1 प्लस डेल्टा पी बाई बीटा। ये फॉर्मूला होता है प्रेशर और डेंसिटी में, बल्क मॉडुलस के टर्म्स में। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें रो से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये इनिशियल डेंसिटी है, फाइनल डेंसिटी है, तो रो डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो प्लस रो टाइम्स डेल्टा पी अपॉन बीटा। इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा रो डैश माइनस रो इज इक्वल टू रो टाइम्स डेल्टा पी अपॉन बीटा। रो से इधर डिवाइड कर लेते हैं तो फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी, और इंटू अगर हम 100 कर दें, इंटू अगर हम क्या कर दें 100, तो ये परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी आ जाएगा। और वो किसके बराबर आएगा? वो आ रहा है आपका डेल्टा पी इंटू बीट, डेल्टा पी अपॉन बीटा इंटू 100 के बराबर। और परसेंटेज चेंज जो दिया है डेंसिटी में वो कह रहे हैं 0.1% है, तो ये हो गया 0.1। डेल्टा पी आपको निकालना है, इंटू 100 ये है ही आपके पास, अपॉन जो बीटा है वो कितना है? वो है आपका 2.1 इंटू 10 की पावर 9। तो इससे कैंसिल करेंगे इसको तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन प्रेशर जो आपका आएगा वो 2.1 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर आपको चेंज करना पड़ेगा, तब 0.1% डेंसिटी में इंक्रीमेंट आएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। बी पार्ट आपको आंसर मैच करेगा। इसमें कह रहे हैं यंग्स मॉडुलस जो है वो 3 गुना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस आपको बताना है। तो इसमें आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें यंग्स मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो और बल्क मॉडुलस हो। मैंने आपको चेक पॉइंट 3 में बताया था कि इन चार वेरिएबल्स को लेके टोटल 4 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद ही रखने होंगे और उसमें फॉर्मूला लगाना और आपको आंसर मिल जाए। तो उसमें वो फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें ये 3 चीज़ें हों। ठीक है, जिसमें इन दोनों की वैल्यू डाल के आपको ये बीटा जो है वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें भी कह रहे हैं कि जो यंग्स मॉडुलस है वो 2.4 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, पॉइजन्स रेशियो बताओ। तो इसमें वो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा जिसमें यंग्स मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो और पॉइजन्स रेशियो। तो वो आपको खुद ही याद रखने हैं।
मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक, आराम से समझते हैं। मॉलिक्यूलर लेयर को स्लाइड कराना आसान होता है बजाय कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन के। बिल्कुल ठीक है, सॉलिड्स के केस में स्लाइडिंग जो है वो इजी प्रोसेस है बजाय कि इलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक, तो पहला सही है, लेकिन आपसे तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया। बल्क मॉडुलस का जो उल्टा होता है वो उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेसिप्रोकल और बल्क मॉडुलस जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है, ये भी ठीक कह रहे हैं, बट हमसे रॉन्ग पूछा गया। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्विस्ट ए लॉन्ग रॉड एज कम्पेयर टू स्मॉल रॉड। किसको ट्विस्ट करना आसान होता है, लॉन्ग रॉड को कि स्मॉल रॉड को? ऑब्वियसली लॉन्ग रॉड को ट्विस्ट करना आसान होता है, और उसको कह रहे हैं उसको मुश्किल होता है, तो ये गलत है, और जो गलत है वही आंसर है, तो आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। हॉलो शाफ्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड रॉड ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपके पास सेम मटेरियल है और उससे 1 मीटर की रॉड बनानी है, 1 मीटर की हॉलो या 1 मीटर की सॉलिड, तो हॉलो जो पाइप जो बनाओगे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इंक्रीज इन लेंथ जो दिया है वो 0.05% है, पॉइजन रेशियो 0.4 है, तो डायमीटर में क्या चेंज होगा वो पूछ रहे हैं। तो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। अगर हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज चेंज इन नीचे लेंथ हो जाएगा, ऊपर परसेंटेज चेंज इन डायमीटर हो जाएगा, और इधर पॉइजन रेशियो है, तो ये तो है 0.4 इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन डायमीटर है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, और नीचे जो आएगा आपका वो परसेंटेज चेंज इन लेंथ है, और वो आपको दिया है 0.05%। तो इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन डायमीटर देखते हैं कितना आने वाला है। माइनस आएगा, इसका मतलब डायमीटर जो है रिड्यूस करेगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, तो इंक्रीज वाला तो आंसर बनेगा नहीं। और कितना आने वाला, 0.4 इंटू 0.05, तो ये आ जाएगा 0.02 आएगा आपका, या 0.002 आएगा, नहीं 0.02 आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 0.02, तो 0.02% से डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस बाई 0.02%, ए पार्ट। स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई अप्लाइंग ए लोड टू इज फ्री एंड, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो जब ढंग से समझना है, स्प्रिंग का स्पेशल केस है। स्प्रिंग में जो लेंथ होती है वो ऐसे नहीं होती है। अगर ऐसे वायर है और आपने ऐसे वेट लगा के खींचा तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लेकिन इसमें लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे ऐसे स्पाइरल की फॉर्मेट में है। तो जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग में शेयर का काम होता है, स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल का काम नहीं होता है। स्प्रिंग किसका काम होता है, शेयर का काम होता है। हाँ, स्प्रिंग को अगर आपने बहुत ही खींच दिया, ऐसे ऐसे खींच दिया, तो अब उसमें शेयर के साथ क्या आना शुरू हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। अदरवाइज स्प्रिंग के का जो वायर की जो लेंथ है वो जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग में शेयर का खेल ज़्यादा होता है बजाय कि लॉन्गिट्यूडनल का। तो आंसर इसका जाना चाहिए शेयर। लेकिन स्प्रिंग को अगर आप बहुत ही ज़्यादा खींचोगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल का भी काम आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम सेफ साइड आंसर क्या मार देंगे, सी पार्ट, लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर। लेकिन अगर ये आंसर नहीं दिया होता तो हम क्या मारते, शेयर पहली प्रेफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल दूसरी प्रेफरेंस है। यंग्स मॉडुलस y दिया है, और तो यंग्स मॉडुलस आपको दिया है y, और टेंसाइल स्ट्रेस दिया है s, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपका हाफ यंग्स मॉडुलस अपॉन स्ट्रेस का स्क्वायर। ठीक है, तो सीधे आपको आंसर मिलेगा, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये नहीं, एक मिनट, जो हमने फॉर्मूला याद किया एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम का, वो होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू डालेंगे, स्ट्रेन की वैल्यू, तो स्ट्रेन आपका आएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस डालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगर हम टेम्परेचर डबल करें तो यंग्स मॉडुलस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस जो है वो कम हो जाता है, वायर जो है वो आराम से खिंचने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस कम हो जाता है, लेकिन हाफ हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते, बस ये है कि यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर अगर हमने 100 एटमॉस्फेयर अप्लाई किया स्फेरिकल बॉल पे और वॉल्यूम रिड्यूस हो गया 0.01% से, तो बल्क मॉडुलस पूछ रहे हैं कितना होगा।
तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डेल्टा पी है 100 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया 10⁵ अपॉन डेल्टा वी ओवर वी। तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो माइनस आएगा और डेल्टा वी ओवर वी हो जाएगा 0.01% यानी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा वो 10⁵, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10⁻11 आपका आएगा। देख लेते हैं एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 5 पार ये हैं, 6 और 7, 8, 9, 10, 11 पार्स आनी चाहिए आपकी। ओके ओके ओके, इन्होंने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। ठीक है, तो हमारा जो आया 10⁻11 आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻11 तो ये है ही, न्यूटन को डाइन बनाएंगे तो 10⁵ हो जाएगा और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओगे तो 10⁴ हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। 5 मीटर लॉन्ग वायर है, सीलिंग पे फिक्स किया है और वेट है 10 kg का, उसको हमने लोअर एंड पे हैंग किया है 1 मीटर अबव द फ्लोर, 1 मीटर फ्लोर से ऊपर। तो बना लेते हैं डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये वायर है, यहाँ पे एक वेट हैंग किया है जो कि ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर है, 1 मीटर ऊपर है ये। ठीक है, और 10 kg का वेट है, 5 मीटर का ये वायर है। ये सिचुएशन है। अब कह रहे हैं वायर में इलोंगेशन हुआ 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर वायर में इलोंगेशन हुआ तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वो होगी mgh, तो 10, g की वैल्यू 10 और h कितना है 1 मिलीमीटर यानी 1/1000। तो ये आपका आ गया 0.1 जूल। इतना डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ। और इसका कितना हिस्सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा? तो इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीज होता है उसका आधा स्टोर होता है, आधा हीट में डेसिपेट होता है। ये आपको याद रखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ 0.1 जूल और उसका आधा जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा यानी 0.05 जूल जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका साइज 10/8/5 दिया है और 3 तरह की डिफरेंट पोजीशन में उसको सेट किया है और अपर फोर्स पे, अपर सरफेस पे एक हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, टेंजेंशियली लगाया है। और अपर सरफेस का डिस्प्लेसमेंट किस केस में ज़्यादा होगा ये पूछ रहे हैं। तो शेयर का फॉर्मूला जरा सेट करते हैं। क्या होता है, ये एक ब्लॉक है जिसको लोअर सरफेस पे फिक्स कर रखा है, ऊपर सरफेस पे आपने फोर्स लगाया है, ऊपर का एरिया मान लिया ए है और ये लेंथ एल है। तो जो स्ट्रेस जो है, जो मॉडुलस ऑफ शेयर मॉडुलस जो होता है वो होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई कितना ये अपर सरफेस कितना खिसक जाएगी आगे की तरफ, ये एक्स अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस एल, x/l। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सेटल करेंगे तो ये आएगा FL अपॉन XA और हमको निकालना है x, तो x आपका आ जाएगा FL अपॉन ईटा A। तो यहाँ से बात एकदम क्लियर और साफ है कि जिसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी और एरिया कम से कम होगा उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसा आपको दिख रहा है क्यू पार्ट में कि उसकी लेंथ है 10 और एरिया है सबसे कम। ये जो एरिया है ये सबसे कम है और लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसका जो अपर सरफेस का डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, सो योर आंसर इज क्यू, मैक्सिमम इन द क्यू पोजीशन, सी पार्ट। वॉल्यूम कंप्रेशन पूछ रहे हैं और हर साइड में 2% का डिक्रीज हुआ है। तो अगर साइड में, अगर मैं साइड कहूँ L, तो डेल्टा L अपॉन L जो है वो अगर 0.02 है, 2% का मतलब 0.02 हुआ, तो डेल्टा V अपॉन V कितना होगा? तो डेल्टा V अपॉन V जो आता है वो 3 टाइम्स डेल्टा L अपॉन L आता है, तो वो आपका हो जाएगा 0.06। क्लियर? द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ एनी इलास्टिक मटेरियल इज वेरी स्मॉल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत कम है। इन ऑर्डर टू हैव एप्रिशिएबल चेंज, हम चाहते हैं कि दिखे, अच्छा सा दिखे, खिंचा हुआ दिखे आपको, तो वायर आपको लंबा रखना होगा और पतला रखना होगा, तभी आपको इलोंगेशन दिखेगा। अगर आपने वायर मोटा रखा और छोटा रखा तो इलोंगेशन तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो हमें वायर चाहिए थिन और चाहिए लॉन्ग, लॉन्ग थिन वायर। सो योर आंसर इज सी पार्ट।